नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोर नहीं संकेत है, नारे नहीं बल्कि नई लकीर खींची गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी आज सिर्फ औपचारिक संदेश नहीं बल्कि 2027 यूपी चुनाव की राजनीति का पहला साफ फ्रेम बनती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी दिवस पर सीएम योगी के नाम एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के विकास और विरासत की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को यूपी की पहचान बनाते हैं, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूपी की शक्ति बताते हैं और ये साफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं बेमिसाल है। लखनऊ में कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी सुर में सुर मिलाया था और बीजेपी की हैट्रिक जीत का दावा किया था। तो एक तरफ बीजेपी है जो रिकॉर्ड की बात करती है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस है जिसके अब तक चेहरे और रोड मैप दोनों साफ नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन इस चिट्ठी ने साफ कर दिया कि बीजेपी किस चेहरे के साथ और किस एजेंडे के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अब सवाल विपक्ष से है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक संकेत को पढ़ पा रहा है? हालांकि विपक्ष के सवाल हैं कि अगर यूपी में विकास तेज रफ्तार से दौड़ रहा है तो युवा आज भी रोजगार की तलाश में क्यों हैं? विपक्ष पूछ रहा है कि जब नोएडा में प्रशासन की लापरवाही से एक इंजीनियर की जान चली गई तो यूपी के दूर दराज में कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बहस, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक चिट्ठी जिसमें हर सवाल का जवाब, एक चिट्ठी जिसने यूपी के सियासी गलियारों में उड़ रही अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया। ये कोई साधारण पत्र नहीं, इस चिट्ठी के हर शब्द में संदेश है, हर पंक्ति में भरोसा है, सीएम योगी के नाम पर मुहर है और विकास के रास्ते पर बढ़ते उत्तर प्रदेश की खुली तारीफ है। इस चिट्ठी को लिखा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। नीति, नेतृत्व और नियत को लेकर बीजेपी का रुख पूरी तरह से साफ है और उसी साफ तस्वीर को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर लिखी इस चिट्ठी में शब्दों में ढाल दिया है। दो पन्नों के इस पत्र में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ औपचारिक संदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से उनका गहरा जुड़ाव है और बदलते यूपी की तस्वीर है। चिट्ठी में पीएम मोदी ने लिखा, उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य और प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास और विरासत के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री लिखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दशकों तक लंबित रहने वाले प्रोजेक्ट्स लोगों में अविश्वास पैदा कर चुके थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं तेजी से जमीन पर उतर रही हैं। इस पत्र में सुशासन, विकास और आत्मनिर्भरता का साझा संकल्प साफ दिखता है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार एक ही दिशा में एक ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूपी के बदलाव की रीढ़ बताया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे, 21 हवाई अड्डों की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश और जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लाखों उम्मीदों को उड़ान देने वाला है। इसी विकास की गूंज शनिवार को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में भी सुनाई दी। भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है, ये हम सब के लिए। ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचा। प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में काशी से सांसद होने का भावनात्मक जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा कि मैं काशी का सांसद हूं,
यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर लोकसभा भेजा है। ये प्रेम और विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। अगर इस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ें तो 5 बड़े संदेश साफ निकलते हैं। यूपी विकास और विरासत का मॉडल, कानून व्यवस्था बनी पहचान, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा, बीमारू से बेमिसाल तक का सफर, जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच यह पत्राचार सिर्फ संवाद नहीं बल्कि उस भरोसे का सबूत है जिस पर डबल इंजन सरकार चल रही है। सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सुशासन, गरीब कल्याण, अंत्योदय और आत्मनिर्भरता के संकल्प को जमीन पर उतार रहा है। प्रदेश की बदली हुई छवि केंद्र और राज्य सरकार के विश्वासपूर्ण सहयोग का परिणाम है। साफ है कि यूपी में नेतृत्व को लेकर बीजेपी के भीतर कोई भ्रम नहीं है। नीति भी तय है, नेतृत्व भी तय है और रास्ता भी तय है। परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। एक तरफ विकास, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का एजेंडा है तो दूसरी तरफ विपक्ष के वही पुराने सवाल, वही परिवारवाद और वही बिखरी हुई राजनीति। अब सवाल विपक्ष से है कि क्या वो एक वैकल्पिक रोड मैप के साथ मैदान में उतरेंगे या फिर सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रहेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश का फैसला इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय हमारे साथ प्रदीप भंडारी, डॉली शर्मा, राजकुमार भाटी जी, अनुपम मिश्रा जी, एमएस खान जी, डॉक्टर एमएस खान, सभी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। प्रदीप भंडारी जी, शंखनाद क्या इसे हम माने यूपी चुनाव का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी? इससे पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ सवाल आज के जिन पर हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी की चिट्ठी के बाद क्या यूपी में नेतृत्व पर बहस खत्म हो गई है? पहला दंगल का आज का हमारा सवाल है। इसके अलावा एक सवाल और है, विपक्ष के पास यूपी में योगी मॉडल का क्या विकल्प है, जो कि आज विपक्ष के नेता हमारे साथ हैं कई सारे, उनसे ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। और दंगल का आज का तीसरा सवाल है, यूपी में 2017 से पहले कानून व्यवस्था बेहतर थी या आज बेहतर है? क्योंकि यूपी में आज योगी के शासन की बात होती है। प्रदीप भंडारी जी, क्या ये 2027 विधानसभा चुनाव यूपी का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं? और क्यों ये चिट्ठी लिखने की प्रदीप जी जरूरत पड़ी पीएम मोदी को? और क्या ये यूपी में नेतृत्व पर बहस खत्म करती है चिट्ठी? सईद जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वापस से मौका देना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को एक ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप ने ये किया है। मैं कुछ डेटा पॉइंट करना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों दर्शक आपको देखते हैं और आपके शो को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जीडीपी पर कैपिटा 54,000 था जब योगी जी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं ली थी। अब बढ़कर 1.08 लाख करोड़ हो चुका है। जीडीपी साइज जो है उत्तर प्रदेश का पहले 13 लाख करोड़ था, बढ़ के 29 लाख करोड़ हो चुका है। उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी ग्रोथ रेट पहले 6% था, अब बढ़कर 9% हो चुका है। समाजवादी पार्टी के समय सिर्फ 1 एक्सप्रेस वे थे, अब बढ़कर 6 हो चुके हैं और कंप्लीट होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति इस तरीके की कि आज उत्तर प्रदेश में 60 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो समाजवादी शासनकाल से 250% से ज्यादा है। अब आपने क्राइम रेट की बात करी, मैं क्राइम रेट का भी डेटा कोट करना चाहता हूं। ये वही डेटा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी के समय भी देती थी और अभी हमारे समय भी दे रही, तो कोई पैरामीटर चेंज नहीं हुए। डेकोइट्री 86% कम हुई है, रॉबरी 78% कम हुई है, मर्डर 43% कम हुए और महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश का 70.8%। साथ में हमारी सरकार सनातन फर्स्ट और तुष्टीकरण लास्ट वाली सरकार है, इसीलिए सबके साथ न्याय होता है और सबका विकास होता है। एक एयरपोर्ट पहले था, आज की स्थिति है कि 21 एयरपोर्ट कंप्लीट होने वाले हैं और 16 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं। तो
कोई भी पैरामीटर लेंगे आप, अगर हेल्थ के पैरामीटर की आप बात करें तो इंसेफ्लाइटिस की डेथ इनके समय 600 से ज्यादा हुआ करती थी, अब 0 इंसेफ्लाइटिस की डेथ है। एजुकेशन उठाइए, हेल्थ उठाइए, अगर इन्वेस्टमेंट की भी आप बात करें तो 18% ग्रोथ रेट है एक्सपोर्ट्स की फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और आज उत्तर प्रदेश सेमीकॉन यूनिट के लिए जाना जा रहा है और डिफेंस कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है। तो हमारे मन में तो कभी संशय था ही नहीं, विरोधियों के मन में हमेशा से संशय था, क्योंकि जो विरोधी हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए कि उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ जी और सिर्फ ठीक है। विकास चाहती है। झूठ एक बार चल सकता है। और आपका आखिरी सवाल, आपने कहा कि पत्र अभी क्यों लिखा। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से वैसे ही जुड़े हैं जिस तरीके से कोई अपने दिल से जुड़ा रहता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, फरवरी 2018 के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी। उसके साथ में अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो जून 2021 में भी कहा था, जून 2021 में इनफैक्ट एक और बार कहा था, उसके बाद अगस्त 2021 में गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री जी प्रदीप ने जी कहा था। तो ये जो जी हुआ है ये पहला इवेंट नहीं है। हम हमेशा से क्लियर थे और क्लियर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ज्यादा सीटों और ज्यादा वोट शेयर आएगी। बहुत धन्यवाद। मैं आपको रोकना नहीं चाहता था, आपने बात अपनी पूरी की, और सभी मेहमानों से निवेदन है कि उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दी जाए। विशाल मिश्रा जी, स्वागत आपका भी। और उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप बाद में रोकिएगा। राजकुमार भाटी जी, सर, क्या आप योगी मॉडल कानून व्यवस्था को लेकर मानते हैं? और विपक्ष के पास, और विशेषकर आप एक प्रमुख विपक्ष, सबसे बड़े विपक्ष उत्तर प्रदेश के, आपके पास क्या विकल्प है इस योगी मॉडल का? और आपको क्या लगता है राजकुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी को यह चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण यही है सईद अंसारी जी कि प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। यूपी दिवस तो पहले भी मनाए जाते रहे हैं, हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को तो 9 साल पूरे हो गए हैं, तो पहले तो प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी। ये वर्तमान समय में जब योगी जी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और जब उत्तर प्रदेश में साधु संतों के ऊपर, शंकराचार्यों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, बटकों को केस पकड़ पकड़ के जमीन पे घसीटा जा रहा है, और जब जो सनातन धर्मी हैं, जो सनातन के मानने वाले साधु संत हैं, वो सरकार के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, मुखर हो गए हैं, और जब ऐसी चर्चा चारों तरफ है कि केंद्र मुख्यमंत्री से नाराज है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज है, उनकी कार्यशैली से, उनके अहंकार से, उनके दुर्व्यवहार से, और उन्हें हटाना चाहता है, तो ऐसे समय में ये पत्र क्या जैसे बकरे को बलि देने से पहले सजाया संवारा जाता है उसका तरीका वो तो नहीं है ये कि बकरा जल्दी जो है कुर्बान होने वाला है, कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं है। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा, इस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन जहां तक योगी मॉडल का सवाल है, आपने कहा विपक्ष के पास योगी मॉडल का जवाब क्या है। योगी मॉडल उत्तर प्रदेश के विनाश का मॉडल है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। अभी पिछले सप्ताह ही हम खबर देख रहे थे कि मेरठ में एक बेटी का अपहरण कर लिया गया, उसकी मां ने रोकने का प्रयास किया तो उसकी मां की हत्या कर दी गई। और कमाल तो यह कि हत्यारों की गिरफ्तारी तक बीजेपी समर्थक खेमा हत्यारों का बचाव करता रहा, लड़की की गलती बताता रहा, और ये कहता रहा लड़की अपनी मर्जी से गई है। नोएडा की घटना पूरी दुनिया देख रही है। एक इंजीनियर की कार नाले में गिर गई, पानी में गिर गई था, उसमें गड्ढे में, और वो 2 घंटे तक चिल्लाता रहा, 2.5 घंटे तक कार की छत पर बैठ गया, और वहां पुलिस भी पहुंच गई, प्रशासन भी पहुंच गया, एक उसको छत पर बैठे हुए आदमी को बचा नहीं पाए। इतनी असहाय सरकार है, इतना असहाय प्रशासन है, इतनी खराब स्थिति हो गई है। बुलडोजर, जहां तक बुलडोजर मॉडल कहते हैं, बुलडोजर के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार कठोर टिप्पणियां कर चुका है, कह चुका है कि यह अन्याय का प्रतीक है, यह कानून के राज की समाप्ति है, जंगल राज है, निर्दोष लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर तीसरे चौथे दिन डकैती की खबर आ जाती है। जो डकैतियां लगभग बंद हो गई थी 2017 से 2012 सर समाप्त कीजिए, जिसके कानून व्यवस्था को खराब कहते हैं बीजेपी वाले जी। मैं अखिलेश जी के शासन में डकैतियां लगभग बंद हो गई थी, अब फिर से डकैती होने लगी है, अपहरण हो रहे हैं, अपहरण करके फिरौती मांगी जा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, फर्जी मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश का माहौल इतना खराब किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में। एक बच्चे जो है बरेली में जन्मदिन मना रहे थे तो बजरंग दल के गुंडों ने जाकर मारपीट कर दी कि इस बच्चे हिंदुओं की पार्टी में मुसलमान क्यों हैं, क्योंकि उन छात्रों में 2 मुसलमान भी थे।
इस तरह माहौल खराब किया जा रहा ठीक है, है। भाटी जाति के नाम पे सरकारी नौकरियों की चोरी की जा रही है। शिक्षक भर्ती का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी राजस्व लेखपाल की जगह निकली, उसमें ओबीसी और एससी की सीटें कम कर दी गई। अन्याय हो रहा है एससी और ओबीसी के साथ, पीडीए के साथ। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहा है। योगी जी फेल मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरह फेल। धन्यवाद। प्रदीप जी, आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक रिएक्शन बाकी मेहमानों से ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। डॉली शर्मा जी, डॉली जी आपके साथी हैं राजकुमार जी। जी, विपक्ष अभी तक एकजुट क्यों नहीं है? और जिस तरह से भाटी जी की बात सुने तो लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं। आपकी क्या रणनीति है? आप उत्तर प्रदेश में अपने आप को कहां देखते हैं? आप उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल के विकल्प के रूप में क्या आपके पास रोड मैप है, क्या प्लान है? डॉली जी। अंसारी जी, पहले तो ये जो भाटी जी ने कहा, मैं हर एक बात से मैं सहमति अपनी दर्ज कराती हूँ। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि आज उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है। कानपुर में किस तरीके से बेटी के साथ पुलिस वाले जो थे उन्होंने मिलकर क्या किया वो भी सबने देखा। उसके अलावा आप उन्नाव, हाथरस, ये तो सभी सुन रहे हैं। उसके अलावा मेरठ का भी भाटी जी ने जिक्र किया। ये तो मैं महिला अपराध की बात कर रही हूं कि लड़कियां किडनैप करके, अगवा करके उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। प्रयागराज सामूहिक बलात्कार, वाराणसी क्या हालत है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है IIT BHU, क्या हुआ वहां? आज प्रधानमंत्री जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें गर्व है, लेकिन हमें शर्म आती है कि अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले प्रधानमंत्री वाराणसी के पौराणिक मंदिर तोड़वा रहे हैं लगातार। ये औरंगजेब की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ औरंगजेब से ज्यादा बुरा काम आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मंदिरों को लगातार 800 साल, जिनका हमारे पुराणों में जिनका महत्व है, जिन मंदिरों के बारे में लिखा है, उनको तोड़ा जा रहा है आज। उसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं कर रहे। उसके बारे में आज भाजपा प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोले। बता दे जरा, महिला अपराध के बारे में मैं बता चुकी हूं। मंदिरों का और शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ है वो छुपा हुआ नहीं है किसी से। मुझे लगता है आज पूरा देश ये जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है और करती क्या है। इनकी कथनी और करनी के फर्क क्या है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर बात ही नहीं करते। आज अस्पतालों की हालत ये देखिए कि डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, चूहे। आज वार्ड में चूहे हमने घूमते देखे, पेशेंट के बराबर में चूहों का जाल, चूहों का ग्रुप। किस तरीके से खुलेआम, कहीं ऑक्सीजन ना होने के कारण बच्चे मारे जाते हैं, वो भी इन्हीं के राज्य में तो हो रहा है और हुआ है लगातार। उन पर कब चर्चा करेंगे? इन्होंने एयरपोर्ट की बात करी बड़े जोर जोर से, 21 एयरपोर्ट। मुझे बताएं कितने फंक्शनल एयरपोर्ट हैं 21 में से? अगर इनके पास लिस्ट ना हो तो मैं गिना दूं कि कितने 21 में से एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इनकी फाइलों में मौसम बड़ा गुलाबी है, लेकिन जो धरातल पर आज सच्चाई है ना, वो नोएडा ने भी बता दी, वो गाजियाबाद भी रोज बताता है, वो मेरठ भी रोज बताता है, वो प्रयागराज, वाराणसी और उत्तर प्रदेश का हर जिला आज बता रहा है कि जहां बच्चों को नमक और रोटी देने वाले पत्रकार जब बताते हैं ना, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। आज आप सच्चाई बोलेंगे, आपके यहां ईडी पहुंच जाएगी, रेड होने लगेगी, आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपको घर में बिठाने का हर पुरजोर प्रबंध कर दिया जाएगा। और आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कही कि विपक्ष एकता। हम एक हैं। आप संसद से लेकर सड़क तक देखेंगे, हम एकता से बड़ी मजबूती से, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी मजबूती से आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के हर मुद्दे पर हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज जो प्रधानमंत्री का भाषण था, आज जो प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी थी, उसमें से चुनावी बू ज्यादा आ रही थी। उत्तर प्रदेश के हित की बात कम और चुनावी बू ज्यादा थी। धन्यवाद। डॉक्टर खान, प्रदीप जी आप डॉली जी का भी जवाब देना चाहते थे, लेकिन एक एक रिएक्शन के बाद। डॉक्टर खान, जबरदस्त जलवा आपकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहा है, वो पूरे देश ने उसे देखा है। क्यों आप शांत हैं? क्यों आपकी लीडर शांत हैं? और क्या 2027 का चुनाव भी आप औपचारिकता के तौर पर लड़ेंगे या सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ेंगे? सर नहीं सईद भाई, देखिए बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में आज भी लोग याद करते हैं
जब हाई कोर्ट का एक फैसला आया था राम मंदिर के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश में 144 धारा नहीं लगाई गई थी। अब कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त था, आदमी से आदमी नहीं टकराए, साइकिल से साइकिल नहीं टकराई। एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जमुना एक्सप्रेसवे बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बना पहला एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश में पहला एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड है कि बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। गंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास उद्घाटन किया था, लेकिन इन लोगों की सरकार आने के बाद उस काम को बंद कर दिया गया। सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज जहां झगड़ा साधुओं और संतों के बीच में हो रही है, शंकराचार्य के सामने खड़े होकर के एक 20, 25, 50 लौंडे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, ये नया नारा आ गया उत्तर प्रदेश के अंदर, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। ये बुलडोजर बाबा क्या है, इसका बताएंगे ये भंडारी जी, बुलडोजर क्या है? आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर नहीं पा रहे हैं। आप जो है रेप रोज हो रहा है, लड़कियों के साथ छेड़खानी रोज हो रही है, छिनैती रोज हो रही है, डकैती रोज पड़ रही है। आप खाली ये पहले कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, मुसलमानों के लिए कह रहे थे, हिंदुओं के लिए कह रहे थे। अब हिंदुओं में ही बटोगे कटोगे कर दिया नारा इन्होंने। अब हिंदुओं को भी बांट रहे हैं, काट रहे हैं। ये संविधान की कसम खाकर हनुमान जी को दलित बताने वाला आदमी ये संत कहां हो सकता है, ये योगी कहां हो सकता है जो हनुमान जी को ही दलित बता दे, बहुत गलत बात कर रहे हैं, को ही बैकवर्ड बता दे। ये चीजें झूठ बोल रहे हो, नफरत की बात है। नहीं अंसारी साहब, बात मेरी पूरी होने दीजिए, समाप्त कीजिए जल्दी डॉक्टर खान। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से हो रही हैं, ये निंदनीय है। और प्रधानमंत्री जी ने शंकराचार्य के मामले में क्यों नहीं चिट्ठी लिखा? क्यों वहां रोज दंगा की स्थिति पैदा हो रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए? किसी को गंगा स्नान के लिए हमेशा के लिए बैन कैसे कर सकते हैं? कौन सा कानून है आपके पास कि आप बैन कर देंगे? इस पर चिट्ठी नहीं लिखी प्रधानमंत्री जी ने। कवर फायर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कवर फायर, योगी को कवर फायर दे रहे हैं। डॉक्टर खान समाप्त कीजिए प्लीज। ऐसे ही बांटते रहो लोगों को, इंसान से इंसान को लड़ाते रहो, इंसानियत खत्म हो जाए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। ये है योगी जी और मोदी जी का नारा, और मोदी जी का इरादा और योगी जी का इरादा। प्रदीप जी, मैं चाहता था कि आप जरूर जवाब दें, लेकिन विशाल जी और अनुपम जी का एक एक रिएक्शन, उसके बाद सारा टाइम आपका, और आपको पूरा भाटी जी, डॉली जी और डॉक्टर खान की बातों के जवाब देने के लिए वक्त मिलेगा। तीनों ने आप पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। अनुपम जी, भाटी जी, डॉली जी और डॉक्टर खान की बात सुनते हुए आपको लगता है कि इनमें जरा सी भी कोई सच्चाई है, या जो प्रदीप भंडारी ने विकास की जबरदस्त एक लंबी चौड़ी लिस्ट रखी थी, आपको लगता है कि हाँ आप अपनी साथी बीजेपी के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 2027 आपके लिए बिल्कुल आसान है? अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो थोड़ा मेरा एक ऑब्जेक्शन है कि खान साहब के नीचे आपने राजनीतिक विश्लेषक लिख रखा है, जबकि नहीं बिल्कुल जी ठीक है, वो बीएसपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने सवाल बीएसपी से मिश्रा जी के बारे में बोल लीजिए। नहीं विशाल मिश्रा जी के बारे में बोल लीजिए। खान साहब मत बोलिए विशाल प्लीज। मिश्रा जी के बारे में बोल लीजिए। खान साहब प्लीज मत बोलिए। नहीं, मैंने निवेदन किया था डॉक्टर खान, डॉक्टर खान प्लीज, डॉक्टर खान आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, आप आवाज बंद कर दीजिए डॉक्टर खान की। सर, मैंने निवेदन किया था कि एक एक रिएक्शन सबका हो जाने दीजिए, बीच में प्लीज मत बोलिएगा। आपकी आपत्ति के लिए जैसे प्रदीप जी इंतजार कर रहे हैं, बहुत मन कर रहा था उन्हें कि भाटी जी को रोक दें, डॉली जी को रोक दें, आपको रोक दें बीच में, लेकिन उन्होंने संयम बरता। अनुपम जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं सईद भाई ये बात कहूँगा कि मैं प्रदीप भाई की बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ खाली कि वो हमारे साथ अलायंस में हम लोग हैं, बात सच्चाई की भी होती है। उत्तर प्रदेश आप देखिए, पहले एक बीमारू राज्य था। योगी जी के सत्ता में आने के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही निरंतर, आज हम ग्रोथ इंजन के रूप में यूं ही नहीं कहे जा रहे हैं। ये हमारा अपना सिर्फ कहना नहीं है, आर्थिक आंकड़े भी इस बात को बताते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, क्योंकि आंकड़ों का काफ़ी बात अभी प्रदीप जी ने कह दी तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों के पास देश की कुल कृषि भूमि का 11% हिस्सा है, जबकि हमारा कृषि में योगदान, खाद्यान्न में जो योगदान है उत्तर प्रदेश का, वो 21% से अधिक है। और अगर हम देखें तो उसका जो भारत की जीडीपी में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो और भी अधिक है।
तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश यदि निरंतर 17% का उसका विकास दर में भागीदारी है, तो उत्तर प्रदेश तो निरंतर नए आयाम को हासिल कर रहा है। दूसरा, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा किसी भी प्रदेश में तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार विदेशी कंपनियों के द्वारा और भारत के अन्य राज्यों के उद्योगपतियों के द्वारा लगातार इन्वेस्ट करने के लिए रुचि दिखाई जा रही, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ को बता रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल 27 जनवरी को जापान का एक प्रतिनिधि मंडल भारतवर्ष में आ रहा, जो उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फूड प्रोसेसिंग में करने को तैयार है। तो ये एक राज्य की उपलब्धि है जिस पर बाकी लोग आकर्षित होते हैं, और जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है उसी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। उत्तर प्रदेश में 2007 ये प्रधानमंत्री का लेटर कोई 2027 का चुनावी एजेंडा जैसा हमारे एक मित्र ने कहा, वो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक उस मुख्यमंत्री की कार्यशैली की, राज्य की ग्रोथ की तारीफ है, और जब किसी राज्य की तारीफ होती है तो वो उस राज्य की जनता की भी तारीफ होती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, यदि योगी जी ने काम, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अच्छे से कार्य किया होगा तो वो 2027 में फिर रिपीट करेगी। हम तो जनता पर ये छोड़ते हैं, ये रिपोर्ट कार्ड जनता बनाती, इसलिए हर 5 वर्ष में हम जनता के बीच में जाते हैं। बहुत अच्छा। और इन्हें भी मौका मिलेगा, ये भी 5 वर्ष के बाद जाएंगे तो पता फिर लग जाएगा। तो मेरा ये कहना है, अनर्गल टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है। कार्य के आधार पर जनता अपना नेतृत्व तय करती है, और वही कारण है कि हम 2017 से 2022 और 2027 में पुनः चुने जाएंगे, पुनः सरकार बनाएंगे, और इन्हीं अपने नए वादों के साथ उत्तर प्रदेश को एक नई ताकत के रूप में उभारेंगे। अनुपम जी, ये बात तो आपने अच्छी कही कि भाई जनता तय करती है, काम उसके सामने होते हैं, कानून व्यवस्था, विकास, सब कुछ उसके सामने होता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है। बाडी जी, डॉली जी, डॉक्टर खान, विशाल जी से हमें समझ जाएंगे। विशाल जी, आपकी बारी थी, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है। 30 सेकंड में दोबारा आपके पास आता हूँ। आज मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। नितिन नवीन ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत किया। उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस राज्य में बनारस से लेकर, हम कह सकते हैं अयोध्या से लेकर, और आज काशी की इस नगरी में भी, काशी के और मथुरा की इस नगरी में भी जिस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत का एक एक सनातनी व्यक्ति अपने आप पे गर्व करता है कि ऐसी सरकार हमने बनाई है जो सनातन के परंपराओं को जीवित रखकर आगे बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने केवल सांस्कृतिक विरासत को ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को ही मजबूत नहीं किया है, आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गाथाओं को भी आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, चाहे कई और अन्य एक्सप्रेसवे। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पटरी पे अब देश के उत्तम राज्यों में ही नहीं, विदेश में जो ऐसी सड़कें दिखती थी, आज उत्तर प्रदेश में भी वैसी सड़कें दिख रही हैं। ये बड़ा श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है। और हमारे साथ सभी मेहमान यहां पर बने हुए हैं। विशाल जी, चारों तरफ अब अगर तारीफ हो रही है तो योगी आदित्यनाथ की हो रही है, और इस तारीफ को विशाल जी आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से एक तरह का प्रचार चुनाव के मोड में आ जाना अभी से शुरू है? देखिए सईद जी, जिस उत्तर प्रदेश को सपा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बीमारू बना डाला गया था, जहां पर 63 एकड़ में केवल कूड़े का ढेर लगा था, आज वही उत्तर प्रदेश अपने सामर्थ्य और प्रतिभा से यदि देश के विकास को गति दे रहा है और उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है, तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि दर्द किसको हो सकता है। जिन्होंने नहीं किया, मैं सुन रहा था यहाँ पे, एक एक करके मैं तीनों लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता भाटी जी,
इनसे इन्होंने भर्ती की बात की ना, और शायद लेखपाल की भर्ती का भी नाम लिया था। इनसे पूछिएगा कि 2831 पदों पर भर्ती घोटाला लेखपाल का किसके कार्यकाल में हुआ था। जाति देखकर, सिफारिश देखकर, पर्ची देखकर अपॉइंटमेंट जो इन्होंने पुलिस की भर्ती की थी, पूछिए ना उस पर क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में 60,244 अभी हाल में ही पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई, जिसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब भी थे। बात इसकी है कि इनसे पूछेगा कि सीएजी की रिपोर्ट आई थी, 97,000 करोड़ का घोटाला किसकी सरकार में हुआ था? समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। अभी ये कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पूछिए ना, दंगों की फेहरिस्त सूची होती थी। और यही नहीं सईद जी, काशी विश्वनाथ के धाम पे, अयोध्या जी पे, हनुमानगढ़ी पे जो लोग संकट मोचन पे जो लोग हमला करते थे, आतंकी हमले करते थे, उनको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत छुड़ाने की पैरवी की जाती थी। तब माननीय न्यायालय की फटकार लगती थी कि जाओ इनको पुरस्कार दोगे क्या? पूछिए ना इनसे। आज 20-20 घंटे गांव में बिजली रहती है। पूछिए ना कि भैया खाली सैफई के अलावा कहाँ बिजली रात रहा? भाटी साहब, हमू बलरामपुर के रहने वाले हुई तो नहीं, हमू बताए दो। आगे चलिए। अभी बसपा के हमारे मित्र कह रहे थे कि बसपा सरकार में, इनकी सरकार में जो घोटाला हुआ, माननीय न्यायालय ने उसकी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी की सरकार से में मांगा। मतलब देखिए ना कैसे सब बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूछी कितनी नौकरी, भी बात कर रहे थे बेरोजगारी की, कितनी नौकरी दी थी? 1.38 लाख 2012 से 17 के बीच में। और बसपा की सरकार में मात्र 91,000। और यहां पर पिछले 8 सालों में लगभग 8.5 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी है। और 2026 की शुरुआत में 1.5 लाख नौकरी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके विभागवार 50,000 शिक्षा विभाग में, 20,000 रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बाकायदा रिपोर्ट जारी कर दिया है कि जो जो वैकेंसी हो उसको भर लो। तो दर्द तो होगा ही। इनके जिले में, इनके कार्यकाल में केवल शहीद जी केवल और केवल 40 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 17 सरकारी थे, 25 प्राइवेट थे। आज 81 है। तो दुगनी हुई कि नहीं हुई? और तो और शहीद जी, पर कैपिटा इनकम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मात्र 52,671 रुपया रहा। आज की डेट में भैया कितना है भाटी साहब? 93,514, जस्ट दुगना। अरे तो झूठ कम बोलो, झूठ तो कम से कम बोलो। लेकिन ना अपने यूपी में कहावत है सही जी, यूपी की डिबेट चल रही है, झूठे बोलना झूठे चबैना। तो झूठ झूठ पर झूठ। अब क्या है ना, आज वही उत्तर प्रदेश जो बीमारू था वो उत्तर प्रदेश की तरफ अग्रसर है। आज वहां पर विकास भी हो रहा है। उसी 63 एकड़ कूड़ेदान को कंचन में बदल दिया, कंचन में, वर्तमान सरकार ने। तो इनको तो दर्द होगा ही। और तो और इनसे पूछे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, एक भी माफिया की एक भी एकड़ तो छोड़ो, 1 बीघा जमीन जब्त की गई थी ना। और अभी वो अतीक की जमीन को जो अतिक्रमण था, गलत तरीके से था, उस पर देखिए मकान बनाकर गरीबों को दिया गया। ये तो माफियाओं को पुष्पित पल्लवित करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। और तो रोजगार, हम भी तैयारी की है भाटी साहब, भुलाई गए दिना जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को आपने जिस व्यक्ति को बनाया था, माननीय न्यायालय के आदेश पर हटाना पड़ा था। वाह गजब, क्या विकास की गंगा बह रही थी 2012 से 17 में। और अब जब वही उत्तर प्रदेश 17% की विकास दर को छू रहा है सईद जी, तो बस ये एन के एन प्रकार जाति का कार्ड, धर्म का कार्ड, तुष्टीकरण का कार्ड खेलने में लगे हैं। बड़ा दर्द है। अरे इनसे पूछो 14 कोसी परिक्रमा कौन रोका था, बताइए ना। और एक विरासत को आपने पुनरुद्धार किया हो, बताइए ना। वो तो होने नहीं था, वोट बैंक का खेला था। विशाल जी समाप्त कीजिए प्लीज। विकास भी हो रहा, विरासत भी हो रहा, महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा, प्रेरणा स्थल भी बन रहा, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा, 20-20, 22-22 एक्सप्रेस वे बन रहे, जेवर पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और जानते हैं सईद जी, आपके माध्यम से दर्शक जाने, 2007 में उसकी जो है बात हुई थी, 27 साल पिछले लगभग 24-27 साल के बाद आज वो अपनी फाइनल स्थिति को पहुंचा है। उस पर रोक, अड़ंगा, ये वो, और आज वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो आप इनके दर्द को समझिए। दर्द ये है कि बस पीडीए हार,
वो अब कार्ड नहीं चलेगा भाटी साहब, जो आप खेल रहे थे। ना, वो पीडीए नहीं, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कहिए। यू आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द पीपुल ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ दे आर नॉट गोइंग टू सरेंडर। विशाल जी, वो आपको सरेंडर नहीं करने। ठीक है सर, समाप्त कीजिए। भाटी जी, आपने बहुत संयम दिखाया। मैं क्योंकि प्रदीप जी से आप सबने बहुत सारे और गंभीर प्रश्न पूछे थे, आप प्लीज, आपके पास मैं पूरा समय दूंगा, आप जवाब दीजिएगा विशाल जी को। प्रदीप भंडारी जी, आपके पास तो बहुत सारे सवाल आ गए, कुछ कागज पर आपने लिखकर भी दिखाया था, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है प्रदीप जी, समाजवादी पार्टी जो है 17 के मुकाबले 22 में बढ़ी, उसका वोट शेयर बढ़ा, उसकी स्थिति अच्छी हुई और वो आपको टक्कर देती हुई दिखाई दे रही। आप अपने प्रश्नों, जो प्रश्न आए उनके उत्तर के साथ ये भी बताइए कि कहीं आपको ऐसा लगता नहीं है कि बेरोजगारी, महंगाई और सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इनके मुद्दों पर कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। सईद जी, ये आज तक का ग्राफिक है, ये मेरा ग्राफिक नहीं है, ये आज तक का ग्राफिक है। और मैं आज तक के ग्राफिक के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कानून व्यवस्था की क्या है। डकैती में 86% कमी योगी राज के अंदर, लूट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी के कंपैरिजन में 78% कमी, हत्या के मामलों में 43% कमी, फिरौती के मामले में 70% कमी, दहेज हत्या के मामले में 17% कमी, बलात्कार के मामले में 25% कमी और हाईएस्ट कन्विक्शन रेट महिलाओं के प्रति क्राइम में 70%। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार है, ये मैंने नहीं कहा, ये आज तक स्वीकारता है। पहली बात, इनके समय गायत्री प्रजापति जैसे लोग सरकार चलाया करते थे, जिन पे रेप का आरोप लग जाता था, जो कोर्ट के अंदर भी रेप का आरोप लग जाता था, तब भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जाके उनको बचाते थे और अखिलेश यादव उनको हटाते नहीं थे। इनके समय मोहित खान जैसा एक व्यक्ति जो करहल के अंदर एक दलित बच्ची का रेप करता है, परंतु उसके बाद भी अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है उस दलित बच्ची के लिए खड़ी नहीं हुई। ये बात करेंगे सम्मान की, जो अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का स्टेज से उनसे माइक छीन लिया, ये इनकी सच्चाई थी और ये भी पूरा पब्लिक में वीडियो था। अब मैं बात करना चाहता हूं, ये बड़ी सनातन की बात कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, क्या ये दर्शन करने गए? अड़ंगे किसने लगाए? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगाए। वकील किसने खड़े किए इसके खिलाफ? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खड़े किए। अयोध्या के साथ में काशी में भव्य मंदिर बना महादेव का, क्या इनमें से कोई ने भी उसका स्वागत किया? किसी ने स्वागत नहीं किया। कार सेवकों पे गोली चलाने ये लोग, शंकराचार्य पे लाठी चलाने वाले ये लोग। अब बात करता हूं ग्रोथ रेट की। 12 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ जीडीपी हो गया है। वो ऐसे ही गुब्बारे में नहीं हुआ है भाटी जी, वो इसलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा रोजगार मिल रहा है। आपके शासनकाल से 3 गुना ज्यादा रोजगार हमने दिया है। आपके शासनकाल में इंडस्ट्रीज नहीं थी, 22,217 फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश के अंदर खोली गई है, जो आपके शासनकाल से 80% ज्यादा है। सेमीकॉन जो है, फॉक्सकॉन अपनी यूनिट उत्तर प्रदेश में लगा रहा है। आपके समय में लोग उत्तर प्रदेश का शासन छोड़ के जाते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जयराम रमेश ने अप्रैल 1, 2012 में बोला उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ स्कैम के लिए जाना जाता है, जिसके साथ आप अलायंस के अंदर थे। बात रही पत्र की, सही जी, तो मुझे बताइए, क्या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में इस साल चुनाव है? प्रधानमंत्री जी ने तो उनके स्टेटहुड डे पे भी पत्र लिखा है, परंतु जो उत्तर प्रदेश से नफरत करते हैं सपाई, जो सिर्फ दंगाइयों का समर्थन करते हैं, उनको इस बात से पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पे प्रधानमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने ये पत्र निकला। अब मैं बात करना चाहता हूं, एक पोल करा लीजिए और किसी से भी पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आज बहन बेटी जानती है कि जब वो सड़क पे घूमेगी, अगर कोई गलत काम करेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसके घर पे बुलडोजर भी चलाएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। इनके जैसे नहीं नवाब सिंह यादव और मोहित खान और इनके साथ में बैठे हुए जिनके भी जितने लोग हैं वो जाके रेपिस्टों का संरक्षण करे। इनके तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे बच्चे हैं उनसे गलती हो जाती है। बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस को तो समाजवादी पार्टी नहीं देती, समाजवादी पार्टी ने तो जाके कांग्रेस को एक सीट नहीं दी। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा वोट शेयर भी बढ़ेगा, सीट शेयर भी बढ़ेगा। एक बार झूठ चल सकता है सही चीज, बार बार नहीं चल सकता। ठीक है, बहुत धन्यवाद भाटी जी। मैं प्रश्न तो पूछना चाह रहा था, लेकिन विशाल जी ने इतने सारे आपके ऊपर प्रश्नों की बौछार कर दिए, आप तो उन्हीं का जवाब दे दीजिए। 2 मिनट सर, क्योंकि डॉली जी के पास, मैं कोशिश कीजिएगा समाप्त करें, रोकूंगा नहीं आपको।
नहीं, एक तो आपके शो में ये गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हैं या विशाल मिश्रा हैं। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो झूठ बोलने की आदत होती है। जो भी राष्ट्रवादी नहीं, प्लीज प्रदीप भाई प्लीज मत बोलिए। प्रदीप भाई प्लीज मत बोलिए। प्रदीप भाई प्लीज मत बोलिए। अच्छा नहीं लगता, आवाज बंद करना प्लीज। नहीं, आवाज अच्छा नहीं लगता प्रदीप जी। सर पूरी ठीक है, बोलिए। भाटी जी शुरू कीजिए प्लीज। क्योंकि विशाल मिश्रा क्योंकि पत्रकार के नाम से बैठे हैं आपके शो में, तो इन्हें फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए थी, फर्जी बातें नहीं उठानी चाहिए थी। उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि उनके अंदर जो है कुछ जातीय घृणा है, पीडीए के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। उन्होंने शुरू में ये कह दिया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब पिछड़ों विशाल जी मत बोलिए प्लीज। विशाल जी प्लीज, इसका मतलब ये है कि अब आप वो बदला ले रहे हैं। विशाल जी प्लीज नहीं बोलने दीजिए, सुन लीजिए। और विशाल जी ने बहुत संयम से सुना आपको। विशाल जी, आप ये सिद्ध कर रहे हैं अपने व्यवहार से कि आप पत्रकार नहीं हैं। विशाल जी, आप अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर रहे हैं आप पत्रकार नहीं हैं, आप बीजेपी के भक्त हैं, आप बीजेपी के पक्ष में हवा बना रहे हैं। आप बीच में चिल्लाए, ऐसा तो प्रवक्ता चिल्लाते हैं, पत्रकार को नहीं चिल्लाना चाहिए। आपने ये कह दिया था शुरू में ही कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब पिछड़ों को दी जाती थी नौकरी, तो इसका मतलब अब पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है, आप बदला लेना चाहते हैं। इसका मतलब योगी जी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जहां तक आप इन्वेस्टमेंट की और नौकरी की बात कर रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट समिट की थी योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 2 बार, और 44 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने का दावा किया था। क्या आप बता पाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में? 1 लाख करोड़ भी नहीं हुआ। इतना आप केवल हेडलाइन मैनेजमेंट का काम बीजेपी की सरकारें करती हैं। अब माननीय मोदी जी का पत्र भी उसी की तरफ इशारा है। अब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष ने उनकी तारीफ कर दी। ये कोई न्यूज है? बीजेपी के नेता बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, ये कोई न्यूज है? न्यूज ये है कि योगी जी की जब सरकार बनी थी 2017 में, तो उन्होंने कृषक समृद्धि आयोग बनाया था और यह दावा किया था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। सईद अंसारी जी, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, उस कृषक समृद्धि आयोग की एक मीटिंग तक नहीं हुई, एक भी मीटिंग। उसका पता नहीं है कहां गया। इन्वेस्टमेंट समिट के जो मुख्य प्रमुख बनाए थे अभिषेक प्रकाश, वो घोटाले में फंसे हुए हैं, वो फरार हो गए, पुलिस उन्हें ढूंढते फिर रही थी। ये योगी जी की कार्यशैली है। ये इन्होंने कहा कि बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर केवल मुसलमान और दलित और पिछड़ों के घरों पर चल रहे हैं। जाति देख के बुलडोजर चलते हैं, जाति देख के मुठभेड़ होती है। जितने मुठभेड़ में लोग मारे गए हैं, हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को गोली मारी गई है। ये अन्याय है, ये कानून का उल्लंघन है। और ये जो बार बार कह रहे हैं, हाँ, एक काम की हम कह सकते हैं, आपने शुरू में कहा था कि कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ। 2-3 एक्सप्रेसवे बने हैं, ये मान लेते हैं, लेकिन जो बहन जी ने एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, जिसका इनके प्रदेश अध्यक्ष अभी जिक्र कर रहे थे, वो तो बहन जी की तारीफ कर रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और अखिलेश जी ने जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, उन दोनों की गुणवत्ता इनके एक्सप्रेसवे से बेहतर है। इनके एक्सप्रेसवे खराब हैं और ज्यादा पैसे में बने हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ उन पे, और रोजाना टूट रहे हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पे। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये केवल फर्जी बातें करके, जो ये अभी टैली दिखा रहे थे आज तक की, इनसे पूछो कौन से साल की टैली है? जो लेटेस्ट आंकड़े एनसीआरबी के आए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 हत्याएं और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। 10 हत्या और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। 10 हत्या और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी के आंकड़े तो ये बता रहे हैं। कह रहे हैं औरतें रात में घूम रही हैं। जी समाप्त कीजिए। अरे दिन में लड़की को उठा ले गए मेरठ में। बहुत धन्यवाद। डॉली जी, आपको लगता है कि ये आपके पास नहीं? सर जी, मैं लाइन से बारी बारी से आ रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। डॉली जी, आपको लगता है कि जिस तरह के मुद्दे 3 आपने, भाटी जी ने, डॉक्टर खान ने उठाए हैं, उससे तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है और चुनाव में सीधे जनता जो है वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और अब तो उनको सरकार बदलने का मौका मिलने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जब वो ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां आज पढ़ने जाएंगी, हमारे गृह मंत्री कह रहे थे दूरबीन, अभी भाटी जी ने बताया ना, मेरठ ही आ जाए,
ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, मेरठ आ जाएं। गाजियाबाद के किस्से मैं बता देती हूँ, जहां पुलिस वाला जब एक लोनी की लड़की एफआईआर के लिए गई तो किस तरीके से कुर्सी पे पैर रखकर उसे गालियां दे रहा था और गंदी गंदी बातें सुना रहा था। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के हालात है। और कानपुर तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। ये तो ज्यादा लंबी और दूर की बात नहीं है। पेपर लीक बता दीजिए, पिछले मैं बता देती हूं, कांस्टेबल भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, कितने सारे घोटाले हुए, लिस्ट गिना दूं मैं, ये भी लिस्ट लेके आए हैं। तो ये पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी के आंकड़े, क्या आज का युवा जिस तरीके से नौकरी, क्या हम पूरे देश में 45 साल 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं झेल रहे? क्या युवा की बेरोजगारी देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है? शंकराचार्य की प्रदीप भंडारी जी ने बात की, अरे पूरा देश जान रहा है किसके प्रशासन ने चोटी पकड़ के सम्मानित पंडितों को, सम्मानित लोगों को मारा। पूरा देश जान रहा है, सबने देखा कुंभ में, सबने देखा यहां पर किस तरीके की स्टैम्पीड हुई और किस तरीके से जवाबदेही से भागी भारतीय जनता पार्टी आज भी देख रही है और कल भी देख रही थी। एक्चुअल में अंसारी जी, ये लोग जवाबदेही में शून्य है। रेल मंत्री के रेल हादसे हो जाए, जवाबदेही शून्य। बुलडोजर से घर टूट जाए, जवाबदेही शून्य। इनके नेता लड़कियों के बलात्कार करें, लड़की को अपने आप को आग लगानी पड़े एफआईआर के लिए और अपने पिता की जान गंवानी पड़े और उसके बाद सेंगर की जमानत हो जाए, उसको जमानत मिल जाए, फिर पूरे देश को इकट्ठा होकर खड़ा होना पड़े। किस तरीके के ये क्या फैसला है? बेटियां समाप्त कीजिए डॉली जी, सुरक्षित नहीं है। डॉली जी समाप्त कीजिए। हाँ, नहीं है बेटियां सुरक्षित, हाँ नहीं है देश का किसान सुरक्षित। डॉली जी, देश का किसान बैठा बॉर्डर पर, किसके शासन में बैठा? ना समाजवादी सत्ता में थी, ना कांग्रेस सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, जहां 750 किसानों की शहादत हुई। जी, चुनाव आ रहे हैं, की बातें करते हैं अंसारी जी। तथ्यों पर मैंने क्या बताया? 21 एयरपोर्ट में से बता दे प्रदीप भंडारी कितने चलते हैं, मैं बता दूंगी कितने चलते हैं। 21 बोलना बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि मैंने कहा ना किताबों में सब कुछ अच्छा है। आ जाए धरातल पर, मैं दिखा दूं स्वच्छ भारत और धरातल डॉली जी धरातल आगे है। 27 का चुनाव है। डॉक्टर खान, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था या हिंदू मुसलमान या जाति, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है 27 का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? सईद भाई देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है हमारी पार्टी का। सभी का भला हो, सभी का तरक्की हो, सभी को नौकरी मिले, सभी को जो है जॉब मिले। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जमुना एक्सप्रेसवे का नाम लिया और वो जमुना एक्सप्रेसवे बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था। नाम किसका ले रहे हैं आप? अपना गिना रहे हैं आप। हमारे बनाए हुए एक्सप्रेसवे को आप अपना बता रहे हैं। अनूप मिश्रा जी बैठे हैं, बड़ा दिक्कत इनको हो रही है विशाल साहब को कि उनको राजनीतिक विश्लेषक लिखा है। अरे विशाल साहब के ऊपर तो बोल देते, आप क्या बात करोगे भाई? राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हो, 8 एमएलए आपके जीते हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीते हैं। आपके अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। आप किस मुंह से बात करोगे? आप मलाई काटने के लिए सत्ता पक्ष के साथ जाके बैठ गए हो। डॉक्टर खान, मुझे आपको रोकना होगा। नहीं, ऐसे मत कहिए और ये शर्म बरम की बात मत कीजिए, वरना अनुपम जी भी कुछ कहेंगे। अनुपम जी, क्षमा आपसे, आपको कम समय मिल पाया और अभी नंबर आपका था लेकिन समय समाप्त हो गया है। लेकिन प्रदीप जी ने आपकी तरफ से भी सारी बातें रखी हैं। प्रदीप भंडारी जी, डॉली शर्मा जी, राजकुमार भाटी जी, अनुपम मिश्रा जी, डॉक्टर खान और विशाल मिश्रा जी, आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।